हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी का चैप्टर 2 का हमारा फर्दर पार्ट। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. जो जुडिशरी होते हैं, जुडिशरी मतलब जजेस जो ऑल ओवर द कंट्री के डिसीजन लेते हैं, तो वो जजेस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरसीइंग का मतलब निगाह रखने का। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स, उसका ध्यान रखने का या उस पर निगाह रखने का काम जुडिशरी का होता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट होता है अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर के डिवीजन को लेकर, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन लेते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लिविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। और जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास पावर होता है कि वो रेज करे रिसोर्सेज को, मतलब कोई भी चीज या कोई भी रिसोर्स को बढ़ाने के लिए वो टैक्सेस उन्हें लेना जरूरी होता है। जैसे हम लोग करते हैं, हम हर चीज का टैक्स देते हैं। यहाँ पर इनकम का टैक्स होता है, सेल्स और गुड्स का टैक्स होता है। तो ये हम क्यों देते हैं गवर्नमेंट को? ताकि उससे वो रिसोर्स खरीदे जो हम यूज करते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स हैं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। तो इसका पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है? तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास पावर होती है कि वो रेज करे रिसोर्सेस को टैक्सेस को अप्लाई करके, मतलब ऑफिशियली टैक्सेस करते हैं अप्लाई। लिविंग का मतलब होता है कि ऑफिशियली जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो जाकर टैक्स जो है वो कह सकते हैं लॉयली आपको देना पड़ता है इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट अपना काम कर सके, इसलिए वो टैक्सेस उन्हें देना जरूरी होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो जो है अपनी पूरी कर सके जो उन्हें दी गई है, इसीलिए वो हमसे टैक्स लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बहुत ही जरूरी होते हैं ताकि हमारे फेडरलिज्म को सक्सेस मिल सके। बट दिस आर नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इफ अ फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट जो है इंडिया में सक्सीड हुआ है, तो इट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इस चीज के लिए सक्सेसफुल होने के लिए हम सिर्फ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ही अकेले जिम्मेदार नहीं बता सकते या क्लियरली उनके वजह से हुआ ऐसा नहीं कह सकते। Real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic policies in our country. जो हम कह सकते हैं कि रियल सक्सेस जो हमें मिला है फेडरलिज्म में, वो सिर्फ हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें मिला है नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से। हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नेचर किस तरह से है हमारी कंट्री का, उसके ऊपर भी हमारे फेडरलिज्म का सक्सेस डिपेंड होता है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become a shared ideal in our country. और ये ensure करता है, ये पक्का बताता है हमें कि जो स्पिरिट है फेडरलिज्म की, वो रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब अलग विविधता है हमारे देश में, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज, इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी यहाँ पर है। तो डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट, डिजायर है कि हम साथ में रहें, जो कि इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, इतने अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया में रहते हैं और इंडिया को वो सब एक मानते हैं। पूरे लोग अपने आप को एक साथ मानते हैं। टुगेदर रहने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मतलब करते हैं, प्रैक्टिस ये कह सकते हैं कि वो साथ में रहते हैं। बिकम अ शेयर्ड आइडियल इन आवर कंट्री, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री के लिए। लेट मी लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, कौन से मेजर वेज है जिसमें ये चीज होती है। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। जैसे गुजरात, ज्यादातर गुजराती लोग वहां रहते हैं, महाराष्ट्र मराठी लोग रहते हैं। तो इस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात करते हैं। The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. सबसे पहली चीज ही या सबसे पहली स्टेप ही क्रिएशन है जो लिंग्विस्टिक स्टेट का, उसकी फर्स्ट और सबसे मेजर जो चीज है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री की। इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप पॉलिटिकल मैप को देखेंगे इंडिया के, व्हेन इट बिगिंस इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी, जब उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की जर्नी को शुरू किया था 1947 में, जो कि हमारी आज़ादी का या इंडिपेंडेंट का साल था, उस साल से हम अपनी अलग से डेमोक्रेटिक इंडिया को बनाने की हमने शुरुआत की थी, एंड दैट ऑफ 2006। यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस, और तब से लेकर 2006 तक आप देखेंगे तो आप बहुत ही सरप्राइज होंगे कि क्या चेंजेस आए इतने सालों में।
Many old states have vanished. जो बहुत सारे पुराने states थे वो vanish हो गए, मतलब खत्म हो गए. And many new states have been created. और बहुत सारे नए states बन गए. Areas, boundaries and names of the states have been changed. एरियाज मतलब पहले जो कुछ कम एरिया में होगा या ज्यादा एरिया में होगा, अब वो स्टेट कम एरिया में हो गया. बाउंड्रीज जो थी वो बाउंड्रीज चेंज हो गई और नेम जो थे स्टेट्स के वो भी चेंज हो गए. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में जो बाउंड्रीज बनाई गई थी पुराने स्टेट्स की, उसे चेंज कर दिया गया ताकि न्यू स्टेट्स बनाए जा सकें. मतलब ऐसा है कि दो स्टेट्स जो थे, मे बी ऐसा हुआ कि उस समय जो दो छोटे स्टेट्स थे आज वो मिलकर एक बड़े स्टेट हो गए, तो उनकी जो बाउंड्रीज है वो दोनों के बीच की जो बाउंड्री थी वो कट हो गई. तो इस तरह से बाउंड्रीज जो है उसे क्या कर दिया गया, जो बाउंड्रीज थी उन्हें चेंज कर दिया गया ताकि न्यू स्टेट बना सकें. This was done to ensure that people who spoke the same language live in the same state. और ये इसलिए हुआ ताकि ये इंश्योर हो सके कि पीपल्स जो एक तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वो एक स्टेट में रहें. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity and geography. और कुछ स्टेट्स ऐसे थे कि जो लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाए गए थे बल्कि वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब उस बेस पे बनाए गए थे जहां पर आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे डिफरेंट कल्चर्स को. मतलब अलग अलग कल्चर्स जो है वो कल्चर्स जो है वो आपको बता सकें या कल्चर जान सके उस बेस पे. उसके बाद में दूसरा है कि जोग्राफिक फीचर्स के हिसाब से, और जो हमारी इथेनिसिटी है मतलब विशेष जाति या धर्म से संबंधित जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को एक तरफ एक स्टेट में डाल दिया, जिनके कल्चर या फिर जिनके जोग्राफी और या जिनकी इथेनिसिटी मतलब धर्म या जाति जो है वो एक तरह की है, उन्हें एक में डाल दिया गया. दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इस तरह के स्टेट्स हैं. देख सकते हैं आप यहाँ पर मैप दिया हुआ है, इंडिया का मैप है. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब डिमांड बढ़ने लगी इस चीज की कि हाँ लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स को डिवाइड कर देना चाहिए, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. कुछ नेशनल जो हमारे लीडर्स थे उनके मन में एक डर था कि कहीं इसके कारण हमारी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए या कंट्री के कह सकते हैं टुकड़े ना हो जाएं, इस तरह से उन्हें डर था. सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स को कुछ समय के लिए. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. लेकिन उसके बाद उस समय में ये एहसास हुआ गवर्नमेंट को कि जब हमने लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को डिवाइड किया तो उससे हमारी कंट्री की एकता पर बहुत ज्यादा असर हुआ, मतलब हमारी कंट्री की एकता ज्यादा देखने को मिली. इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत ही ईजी हो गया. तो गवर्नमेंट को ये लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि ये जो लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स बनाए गए हैं ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है, और ये एहसास उन्हें हुआ कि लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को डिवाइड करना ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी कंट्री की यूनिटी के लिए. लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी. दूसरी चीज थी कि लैंग्वेज पॉलिसी को ध्यान में रखें. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट्स ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी मतलब स्टेटस नहीं दिया हुआ है कोई भी नेशनल लैंग्वेज को, कोई एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोली गई है. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि हिंदी को हमने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है. बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन. लेकिन अगर हिंदी को हम देखें ध्यान से तो सिर्फ इंडिया में रहने वाले 40% लोग ही ऐसे हैं जिनकी मदर टंग है हिंदी. Therefore, there were many safeguards to protect other language, और इसीलिए बहुत सारे अदर safeguards भी थे जो अदर लैंग्वेज को बचाने के लिए थे या प्रोटेक्ट करने के लिए थे. Beside Hindi, there are 21 other language recognized by scheduled language by the Constitution. मतलब हिंदी को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा 21 अदर लैंग्वेज भी थी जो शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. और जो लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए एग्जाम देते थे तो उन लोगों को ये पूरी 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को चुनकर उस लैंग्वेज में एग्जाम देने का पूरा हक था.
स्टेट्स डू नॉट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी कोई अदर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट वर्क थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज उस कंसर्न स्टेट की जो थी उसी में होते थे। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. जैसे श्रीलंका ने किया वैसा ना करके हमारे लीडर्स जो थे कंट्री के वो अडॉप्ट कर रहे थे बहुत सारे कॉशंस हिंदी को स्प्रेड करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। जो यूज था इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पस के लिए वो रुक गया या रोकना पड़ा 1965 में। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलते थे ऐसे स्टेट्स ने इस चीज के लिए डिनाई किया कि इंग्लिश जो है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वॉलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में ये मूवमेंट ने एक बहुत ही बड़ा सा रूप ले लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है इंग्लिश का यूज जो है हिंदी के साथ में कंटिन्यू किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए। बहुत सारे क्रिटिक्स जो थे क्रिटिक थिंक्स दैट द सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, लेकिन कुछ क्रिटिक्स को ऐसा लगता था कि उन्होंने सॉल्यूशन जो है वो फेवर्ड करता है इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को। प्रमोशन ऑफ हिंदी जो था कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी का प्रमोशन जो था वो कंटिन्यू रहा ऑफिशियल पॉलिसी के लिए। प्रमोशन का मतलब ये नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करेगी हिंदी को उन स्टेट्स पे जहां पर पीपल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये बात नहीं थी। प्रमोट करना है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लैंग्वेजेस या दूसरे स्टेट में जाकर आपको हिंदी को ही बोलने का काम करना है, हिंदी के लिए आपको इम्पोज करना है सभी को। Flexibility shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. और जो flexibility show की थी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने उसने बहुत ही हेल्प किया हमारी कंट्री को कि वो जो सिचुएशन श्रीलंका में आई थी उस तरह की सिचुएशन इंडिया में ना आए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।